डाकू भाई, 2 मिनट के लिए मुझे मेरा फोन दे दो प्लीज। बाबा को बताना है कि रिक्शे वाले अंकल को भेज दें। अनाया के मासूम लहजे पर एक नकाब इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वो खाकान अब्बासी था, शहर का सबसे ईमानदार अफसर, जो आज डकैतों के एक खतरनाक गिरोह को पकड़ने के लिए इन्हीं का रूप धार कर एलीट क्लब की डकैती में शामिल हुआ था। अनाया, जो पहले ही नशे में धुत नाचते थड़कते लड़के लड़कियों को देखकर परेशान थी, डकैती का सुनते इसका वजूद खौफ से लर्ज उठा था। आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आया, मैं आपको बाहर छोड़ आऊं। वो इसे अपने मजबूत हिसार में छुपाए बाहर लाया। वो मुझे अपना बैग भी चाहिए। क्यों? खाकान को इस पर शक हुआ। इसमें मेरी एक पर्सनल चीज है जिसे पहने बगैर मैं घर नहीं जा सकती। वो रात मखमूर कर देने वाली रात थी, स्याह और गुनाहों को अपने अंदर समेट लेने वाली। जबकि नशे में धुत थड़कते हुए जिस्मों पर ये नशा कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा था। इसने अजियत और खौफ से अपनी आंखों को बंद कर लिया। बेबसी बेबसी थर थर कांपती हुई वो लड़की बड़ी बेचैनी से अपनी बहन का इंतजार कर रही थी, जो अपने ऑफिस कोलीग और शायद इससे कुछ बढ़कर भी वकार नामी लड़के के साथ ही इसकी बेतहाशा करीब खड़े होकर इसकी कमर में हाथ डाले हुए था, और इसकी बहन का लिबास बामुश्किल इसके घुटनों को ढांप रहा था। बिखरे हुए बालों के साथ वो अपनी मखमूर निगाहों से वकार के बाजुओं में बिखरती जा रही थी, और अपनी बहन और बाकी तमाम लड़कियों को इस हालत में देखकर वो खुद पर शॉल को मजीद खींचकर अपने वजूद को ढांप लेती। मसला सिर्फ ये नहीं था कि इसकी बहन यहाँ मौजूद थी, मसला ये था कि वो अपने बाप को झूठ बोलकर यहाँ आई और साथ ही साथ अनाया को भी लेकर आए। इसे मालूम था अगर वो पकड़े जाते या बाबा को भिनक भी लग जाती तो सारा इल्जाम इस पर आ जाता। एक बार फिर हुजूम को छीड़ते हुए वो जूबिया के करीब जाने लगी, लेकिन बीच में खड़े हुए लड़के ऐसे बहाने बहाने से किसी न किसी जगह पर हाथ लगाकर अजीब सी नजरों से देखते। यहाँ इस जैसी लड़कियों का कोई काम नहीं था। इसने आगे बढ़कर जूबिया को कंधे से थामकर खींचा और वो वकार को छोड़ती इसकी जानिब मतवज्जो हुई। क्या मुसीबत है, दफा हो जाओ और आराम से बैठ जाओ। सबसे पहले इसे अपने दोस्तों में लाकर ही वो शदीद पशेमान थी। इसका चमकता हुआ हुस्न और मासूमियत देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वो इनके घर की मुलाजमा है। इसलिए इसने दूर की कजन का कहकर अनायक को मुतारिफ करवाया और वो चुपचाप देखती रही। रात बहुत हो गई है, प्लीज घर चलो। अपनी रोती हुई आंखों के साथ वो इल्तिजा कर रही थी और जूबिया ने खींचकर इसे फर्श पर गिरा दिया। जाओ यहाँ से और अब मुझे नजर ना आना। इसे यूं लग रहा था जैसे वकार आज जूबिया से ज्यादा इसकी जाने मतवज्जो है और ये चीज वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुद को समेटती हुई अनायत तस्लील के शदीद एहसास के साथ रोते हुए एक बार फिर ऐसे कोने में दुबक कर बैठ गई। अभी से बैठे चंद सेकंड्स भी नहीं गुजरे होंगे जब दाखिली दरवाजे से अफरा तफरी फैलाते हुए चंद लोग अंदर दाखिल हुए और पूरे हुजूम को चीरते हुए जैसे हर एक पर काबिज हो गए। शोर अब मध्यम होने लगा और चीखो पुकार करता हुजूम इन सब पर हावी हुआ। अपनी शॉल का कोना अपने अपने चेहरे पर खींचते हुए वो बहुत बेबस और खौफजदा नजर आ रही थी। इधर से उधर भागते हुए चेहरे और इन सब में असला उठाकर घूमते हुए नकाब पोश जो लम्हे भर में हर एक की खुमारी और नशे को उड़ाने का सबब बन गए। ज्यादातर लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए और जो बच्चे वो आने वाले अफराद के अताब से खुद को नहीं बचा पाए, इन्होंने सब कुछ लूट लिया था। और एक चमकती हुई आंखों वाला नकाबपोश इसके जानिब पलटा और काफी देर इससे देखता रहा। मैं यहाँ नाचने नहीं आई, मैं बस जुबिया के साथ अपनी बात को अधूरा छोड़े वो थर थर कांप रही थी। इसका हुलिया और इसके चेहरे की मासूमियत सबसे मुनफरिद थी और सामने खड़े हुए नकाबपोश को इसकी मासूमियत में अजीब सी कशिश इसके करीब रोके हुए थी। अगर तुम यहाँ पर नाचने नहीं आई तो और क्या करने आई हो? शायद इसी की बात को इसके अंदाज में लौटाते हुए वो सवाल कर रहा था और इसे तलाश करती हुई नजरों से जुबिया को ढूंढना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मुकाबिल ने इसे थामा और अपने साथ लगाते हुए इस भीड़ से बचाकर बाहर ले आया। जाओ और अपने घर जाओ, आज के बाद यहाँ ना आना। यहाँ तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती।
इसे बाहर लाकर छोड़ते हुए वो पलटा ही था कि इस नाजुक सी लड़की ने आगे बढ़कर सख्ती से इसका हाथ दबोच लिया। डाकू भाई, नहीं, मेरा मतलब है मेरे प्यारे डाकू। अंदर अफरा तफरी फैली हुई थी और वो थी कि इसे नए नए लकब से नवाजते हुए न जाने किस बात की इल्तिजा कर रही थी। और इसके अलकाबात सुनते हुए इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी मुकाबिल के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। जाओ अपने घर जाओ। अपने हाथ को छुड़ाते हुए वो एक बार फिर हुक्म सादिर कर गया, लेकिन वो उसे यूं ही थामे खड़ी रही। मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे पास किराया नहीं है। अगर आप मुझे फोन दें तो मैं बाबा से बात कर लूं। वो जो सो मिशन पर आया हुआ था, या हरगिज भी अपना नाम, अपनी पहचान, अपना मोबाइल वो किसी के हवाले नहीं कर सकता था। वो इस लड़की को अंदर से बचा कर बाहर ले आया, ऐसे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला, और अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। मेरे पास मोबाइल नहीं है, जान छुड़ाने के अंदाज में इसने कह दिया, और वो लड़की बेयकीनी से इसे देखती रही, जैसे आंखों ही आंखों से कह रही हो कि इतने बड़े डाकू के पास अपना मोबाइल नहीं। मुझे एक बार अंदर जाने दे प्लीज, इसने फिर इल्तिजा की, लेकिन इस बार वो इसकी मासूम से चेहरे को दबोच चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें वहां से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी गुराहट अनाया के कानों में जहर की तरह उंडेली गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखती वो जैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो कदरे तारीख से कोने में खड़े हुए थे। जाओ, यहां से थोड़ा चलकर दूर तक जाओगी तो कोई ना कोई रिक्शे या टैक्सी नजर आ जाएगी तुम्हें, और वहां बैठकर घर चली जाना। अब मुझे नजर ना आना यहाँ पर। अपनी आंखों को मजीद बड़ा किए इसने घूरा तो वो जल्दी से पलटी, चंद कदमों के फासले तक जाकर ऐसे देखती रही और फिर बेख्तियार भागना शुरू कर दिया। और इसे यूं भागते हुए देखकर मुकाबिल ने इत्मीनान का सांस लिया। इस मासूम सी लड़की की वजह से ये नेकी गले पड़ने वाली थी। अगर इसका ये मिशन नाकाम हो जाता तो यकीनन वो बहुत बुरा फंस जाता। इसे हर सूरत यहाँ से कामयाब होकर निकलना था। जबकि दूसरी जानिब इस ठहरी हुई रात में इख्तियार भागते हुए वो बड़ी मुश्किल से इस जगह पहुंची जहां 2 रिक्शे वाले खड़े थे। चंद कदमों के फासले पर इसने खुद को संभाला, अपना हुलिया दुरुस्त किया। वो जितनी घबराई हुई थी, अगर इन्हें मालूम हो जाता कि वो बेयारो मददगार है तो यकीनन इसे दबोच लेती। कि बड़ा शहर था और बड़े शहर की सड़कें अभी तक सुनसान नहीं थी, इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी बचत हो गई। एक अधेड़ उम्र के शख्स का इंतखाब करते हुए इसने इसे एड्रेस बताया और उसे लेकर रवाना हुआ तो रास्ते भर अपनी उंगलियों को चट खाते हुए वो जुबिया के मुतालिक सोचते रहे। घर वालों के सवालों का सामना कैसे करेगी, और जुबिया वो वापस आ पाएगी, पता नहीं। ये चंद ऐसी बातें थी जिनका जवाब इसके पास भी नहीं था, इसलिए हर बार खामोशी और मायूसी से सर झुका लेती। रुके, मैं बाबा को बुला कर ले आती हूँ। रिक्शे वाले को रोककर वो दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। इनका बाप बहुत ज्यादा अमीर कबीर नहीं था, लेकिन घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटी छोटी बातों के लिए तड़पना नहीं पड़ता। बाबा का कारोबार अच्छा चल रहा था। अपनी बड़ी दुकान में इन्होंने 3-4 लड़कों को भी काम दे रखा था, इसलिए इन दोनों कारोबार खास तरक्की पर थे। सबसे पहले तो इस हंगामे के मुतालिक रोशनी बेगम को मालूम हुआ और इन्होंने हंगामे को मजीद बढ़ा दिया था। बताओ तो मेरी बेटी को छोड़कर कहाँ आई हो? बाबा बाहर रिक्शे वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, इन्हें पैसे दे दें फिर मैं आपको बताती हूँ। वो अपने बाप को बेचारगी से देखती हुई इल्तिजा कर रहे थे और इस पर एक नजर डालकर जाबिर साहब घर से बाहर निकले तो रिक्शे वाले को पैसे देकर वो दोबारा अंदर आए, लेकिन तब तक रोशनी बेगम ऐसे बालों से दबोच चुकी थी। बताओ जूबी कहाँ है? खबरदार अगर मेरी जूबिया पर कोई इल्जाम लगाए तो। जैसे इन्हें पहले इस बात की भनक लग चुकी थी कि जूबिया किसी न किसी अपने करतूत का निशाना बन चुकी होगी, इसलिए इसे धमकाते हुए वो यही चाह रही थी कि ये बात जाबिर साहब के सामने नुमाया ना हो। जबकि इसने रोते हुए अपना आप छुड़वा कर अपने बाबा के पास पनाह ले ली। जाबिर साहब ने हैरत से अपनी बीवी को देखा और फिर गर्दन मोड़ कर इसे, रात के इस पहर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम दोनों तो सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मांग कर गई थी। और बहन कहाँ है तुम्हारी? वही सवाल जो कुछ देर पहले इसकी माँ दोहरा रही थी। बाबा वो जुबिया, बाबा क्यों लग रहा था कि जैसे आंसू का गोला इसके हलक में फंस चुका हो।
चाहने के बावजूद वो शिद्दत से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए खौफ से इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, ये लड़की, आखिर क्या किया तुमने जुबिया के साथ? रोशनी बेगम की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती चली गई, लेकिन इसने गर्दन मोड़कर अपने बाप को ना देखा। बाबा, जुबिया और मैंने किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना था। मेरी सायरा नामी दोस्त नहीं है। ये सब कुछ करने के लिए मुझे जुबिया ने कहा था। शाम को वो जो कुछ कहकर घर से निकली थी, अब वो इन्हीं बातों की नफी कर रही थी, जबकि रोशनी बेगम तो मसनूई हैरत का शिकार होते हुए मुंह पर हाथ रखे हुए थी। हालांकि इस हकीकत से वो वाकिफ थी। बाबा, ये सब कुछ मुझे जुबिया ने कहने के लिए कहा था, क्योंकि इसे अपने किसी दोस्त के साथ बिल्कुल कल क्लब जाना था। बाबा, बेबसी से डरते डरते इसने कह दिया, और जाबिर साहब फटी फटी आंखों से इसे बेयकीन होकर देखते रहे। क्लब? आज तक इन जैसे इज्जतदार लोगों ने इस जगह का सिर्फ नाम सुना था। इनकी बेटी किसी क्लब के चक्कर लगा रही थी, और वो भी किसी लड़के के साथ। ये इंकिशाफ यकीनन जानलेवा था, और वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। लेकिन अपनी बात पर जोर देते हुए इसने बात को आगे बढ़ाया। बाबा, वहां पर ही जुबिया मौजूद थी। कुछ नकाबपोश अंदर आए और इन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जो कुछ इसके समझ में आया वो वैसे ही बताती चली गई, और रोशनी बेगम के चेहरे की रंगत जर्द से जर्द होती चली गई। वो जानती थी कि अगर ये सब कुछ वो अपने बाप के सामने बयान कर रही है तो जुबिया कभी भी बच नहीं पाएगी। इनके हाथों क्यों इतने झूठ बोलकर मेरी बेटी का जीना हराम कर रही हो? जाबिर साहब, ये लड़की बहुत ड्रामेबाज है। शाम को ही आपके पास इजाजत लेने के लिए आई थी या नहीं आई थी? अरे, मेरी बच्ची को तो कुछ मालूम ही नहीं था, और अब ये सती सवित्री बन रही है। जाबिर साहब के ज़हन में शक घोलते हुए वो अपनी बातों का जहर उगल रही थी, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे वो नफी में सर हिलाती बाप को देख रही थी। बाबा, मैं वहां से निकल आई क्योंकि मैं वहां के माहौल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जुबिया वो वहीं फंस गई। बाबा, जाबिर साहब को यूं लग रहा था जैसे इज्जत इनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही। एक तो उनकी बेटी क्लब से पकड़ी गई किसी मर्द के साथ, और दूसरा वो आज रात बाहर रहने वाली थी। बेख्तियार इनका हाथ उठा और अनायक के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मेरी इज्जत तबाह करो। हाँ, इनकी ऊंची आवाज कांप रही थी। रात का सन्नाटा चीरती हुई इनकी आवाज अनाया के दिल पर पड़ रही थी, और रोशनी बेगम तो दम साधे थर थर कांप रही थी। जाबिर साहब, ऐसे ही लड़की को पता होगा कि मेरी बेटी के बारे में, और इन्होंने आगे बढ़कर इन्हें भी गर्दन से दबोच लिया। अगर आज अच्छी तरबियत की होती अपनी बेटी की तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। वो शदीद गुस्से में थे, और इनके शदीद गुस्से में होने का मतलब ये होता था कि इनके सामने किसी की भी चलती जुबान काम नहीं आएगी। अनाया का बाजू थामे वो इसे लेकर घर से निकले। तुम बताओगी मुझे कहाँ है वो क्लब, कहाँ थी जुबिया? मैं इसे लेकर आऊंगा। वो बाप थे जिनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, और मुआशरे में बेपनाह इज्जत। वो नहीं चाहते थे कि इनकी इज्जत कोड़ियों के भाव बिक जाए और वो खाली हाथ रह जाएं। पहले खानदान भर में इन्हें इस बात का निशाना बनाया जाता कि इन्होंने रोशनी बेगम से निकाह किया। दूसरी बड़ी कमजोरी ये थी कि इनका कोई बेटा नहीं था, और अगर अब बेटियां भी थी ये गुल खिलाने लगे तो तब थी इनके चेहरे पर और इनकी जिंदगी पर। ऐसे जितना रास्ता मालूम था वो अपने बाप को बताती चली आई। इन्होंने सड़कें छान मारी और बिलाखिर गाड़ी से क्लब के सामने जा रुकी, जो इस वक्त वीरान पड़ा था। चंद सिक्योरिटी गार्ड, कुछ टूटे फूटे दरवाजे, टूटी हुई चीजें और सन्नाटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्होंने आगे बढ़कर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हुआ था? और इनके पूछने पर बदमजा खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ झटके से छुड़ा लिया। बुजुर्गों, आप जानकर क्या करोगे? यहाँ पर वारदात हुई है। ड्यूटी पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी जख्मी हुए हैं। देख रहे हैं हर चीज टूटी पड़ी है। अपने कांपते हुए हाथों से इन्होंने मोबाइल निकालकर जुबिया की तस्वीर निकाली। ये मुकाम इनके लिए मर मिटने वाला मुकाम था। अनायक गाड़ी में बैठकर ये सारा मंजर देख रही थी। आंसू इसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे और दिल शिद्दत गम से फटा जा रहा था। काश आज वो जुबिया की बातों में ना आ रही होती। इसकी वो बहन जो उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती थी, इसका एकदम इतना मेहरबान होना। इसे समझ आना चाहिए था कि खतरा यहाँ मौजूद है। बस बहन की मोहब्बत में आकर इसने कदम उठा लिया जो अब इसकी जात पर न जाने कितने कीचड़ उछालने वाला था।
शायद वो जुबे के मुतालिक पूछ रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने नफी में सर हिलाते हुए से पहचानने से इनकार कर दिया और मजीद इसे बताया कि यहाँ मौजूद सारी लड़कियां थाने में हैं। वो वहीं से जाकर पता करें और वापस आते हुए इन्होंने थाने की जानिब गाड़ी मोड़ दी। इस सारे हंगामे को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। थाने में भी पहुंचने के बाद किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी और सुबह पर बात डालते हुए इन्हें वापस भेज दिया। वो रात मायूसी की रात थी, वो रात नाकामियों की रात थी और इस रात जाबिर साहब ने अपनी इज्जत का जनाजा अपने हाथों से उठाया। वो शरीफ आदमी थे जिनके मोहल्ले में अच्छी खासी इज्जत थी। इस इलाके के लोग इन्हें हमेशा इज्जत से बुलाते और आज इनकी बेटी ने इनकी इज्जत पर वो बदनुमा दाग लगाया जो लगाए जाने के काबिल ही नहीं था। अगली सुबह वो थाने जाकर जुबिया को लेकर आए। बात बिल्कुल वही थी जो अनाया ने रात बताई, लेकिन घर में आने के बाद जुबिया ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। बाबा मैं इसे लेकर वहां नहीं गई थी, बल्कि ये मुझे लेकर गई थी और वकार भी इसका दोस्त है। अगर आप चाहें तो इसे से पूछ लें। वकार और इसके दरमियान ताल्लुकात बड़े पुराने थे। भला वकार इसके कहने पर झूठ नहीं बोलता, वो बोल सकता था। नहीं नहीं, खुदा की कसम बाबा मैं इस वकार को नहीं जानती। जुबिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो सिर्फ अकेली थी और जुबिया के साथ रोशनी बेगम का भी हाथ था, इसलिए इस अकेली लड़की की बात मानना मुश्किल थी। जुबिया ने ना जाने इस पर कौन कौन से इल्जामात लगाए। वो इसे रात के अंधेरे में इस मुश्किल में छोड़कर चली आई और इस सदमे को वो कैसे भूल सकती थी। इसलिए इसके मुंह में जो कुछ आया वो खुद को बचाने के लिए कहती चली गई, वरना इसके बाप से कुछ बैद नहीं था कि दुकान पर काम करते किसी लड़के के साथ इसे रुखसत करके इसकी ख्वाबों भरी जिंदगी को मिला मेट कर देते। इस शाम वकार को भी बुला लिया गया। सबूत के तौर पर जुबे यूं एक्टिंग कर रही थी जैसे वो वकार से अनजान हो और वकार यूं एक्टिंग कर रहा था जैसे वो अनाया के मुतालिक सब कुछ जानता हो। अनाया और मेरी दोस्ती को 2 महीने हो चुके हैं। हम दोनों का मोबाइल पर भी राब्ता है और अनाया ज्यादातर जुबिया के नंबर से कॉल करती है मुझसे, और वो जाबिर साहब के सामने बेटा वही कह रहा था जो इसे बताया गया। और माँ बेटी का मकसद यही था कि इस हंगामे में से एक नया हंगामा निकालेंगे। सबकी तवज्जो इस हंगामे की तरफ हो जाएगी और जुबिया नामा हरे को भूल जाएगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इंसान जितनी अच्छी भी कहानियां बना ले, लेकिन एक साथ मौजूद है जो कहानियों को सुधारना जानती है, जिसे मालूम है कि किस कहानी को कब कहाँ कौन सा मोड़ देना है, जो कहानियों की हकीकत से वाकिफ है। हर वो जात बड़ी बारीक बीनी से देख रहे थे। वो सिसक सिसक कर रोती रही, इल्तिजाएं करती रही, लेकिन किसने भी इसे पर यकीन नहीं किया। जाबिर साहब सर गिराए वकार के सारे इल्जामात को सुनते रहे। अनाया की माँ का इंतकाल इस वक्त हो गया जब अनाया 10 साल की थी और इसके बाद इन्होंने रोशनी बेगम को इस घर में लाने का फैसला किया। वैसे रोशनी बेगम के साथ अनाया की माँ की जिंदगी में निकाह कर चुके थे और शायद यही सदमा और यही चीज इनके रिश्ते को बहुत कमजोर कर गई। बज़ाहिर तो रोशनी बेगम बहुत बेजरर सी खातून थी, लेकिन आज निकाह होने के बाद इन्होंने रायला बेगम से इनका शौहर छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक माँ थी, अपनी बच्ची को लेकर कब तक अपने शौहर की राह देखती रहती। जाबिर साहब ने जितनी कोशिश की कि वो बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक करेंगे, वो इतना ही अपनी बीवी की चालबाजी का शिकार होते गए और इसी बात को दिल से लगाकर रायला बेगम आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर तक चली गई। एक शाम आने वाले शदीद हार्ट अटैक ने इन्हें दारुल फानी से कूच करने में मजबूर कर दिया और अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर वो शायद जाबिर साहब और रोशनी बेगम का रास्ता साफ कर गई। वो दिन और आज का दिन कभी भी इस लड़की को रोशनी बेगम ने आराम नहीं आने दिया। जिस वक्त वो इस हवेली में आई, इनकी अपनी बेटी 14 साल की थी। जाबिर साहब ने इस बात को बुनियाद बनाया था कि इन्हें एक अरसा राहिला बेगम के बतन से औलाद नहीं हुई और औलाद की खातिर इन्होंने रोशनी बेगम से निकाह किया है। लेकिन रोशनी बेगम की बेटी पैदा करने के 4 साल बाद ही अल्लाह ने राहिला बेगम को संभाला और इन्हें भी अपनी रहमत से नवाजा। लेकिन इसके बाद वो ऐसी बीमार हुई कि 4 पाई की होकर रह गई, जबकि दूसरी जानिब रोशनी बेगम ने तो मजीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया था। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी ख्वाहिशें, अपना फिगर, अपनी आजादी। वो यहाँ बच्चे पालने का काम नहीं कर सकती थी और इस तरह वो 2 बेटियों के बाप बन गए। ये बात इनके लिए बाइस फख्र थी।
राहिला बेगम के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही सही, लेकिन वो इनकी मोहब्बत और वफादारी के कायल हो चुके थे, जबकि रोशनी बेगम ने हमेशा इन्हें अपनी मुट्ठी में दबोच कर रखना चाहा। अब जिंदगी थी, इनका फैसला था, इन्हें किसी सूरत तो इसे गुजारना ही था। इसलिए इन्होंने हमेशा हर मामले को खामोशी से बर्दाश्त किया। इस घर में जो कुछ होता रहा वो बखूबी जानते थे, लेकिन बार बार इसको बुनियाद बनाकर एक झगड़ा खड़ा करना इनके बस में नहीं था। इस मामले से निपटने का इनके पास एक ही हल था कि अगर ये इनकी बेटी की बेटी खुश थी कि वो वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारती, तो इन्होंने भी इसे हंसी खुशी कबूल कर लिया और वकार से कहा कि वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप को लेकर इनके दरवाजे तक आए और अनाया को ब्याह कर ले जाए। इन्हें इस रिश्ते पर कोई भी एतराज नहीं था। हालांकि वकार हक्का बक्का बैठा रह गया। अनाया बिलाशुबा बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन इसके और जुबिया के दरमियान ताल्लुकात पुराने थे, और जुबिया भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इतने बड़े हंगामे के बाद भी फायदा अनाया की तरफ जाता। इसने काफी सोच विचार करने के बाद बिलाखिर वकार से कह दिया कि वो एक बार अपने माँ बाप को लेकर इस दरवाजे तक आए और अनाया के साथ निकाह की डेट फिक्स करवा लें। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दूसरी जानिब अब इस खेल में अनाया को इस्तेमाल करना था। इसे सोच लिया था वो इसे मोहरा बनाकर बाप के खिलाफ खड़ा कर देगी। ये निकाह तो वो हरगिज नहीं होने दे सकती थी, लेकिन इससे पहले से अनाया नामी कांटे को अपने रास्ते से निकालना था। इससे जुबिया और रोशनी बेगम से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन इसे मालूम हो रहा था कि जुबिया का रवैया अब इसके साथ बहुत नॉर्मल हो चुका है। बहुत नरम रवैया इख्तियार करती, हर वक्त बेचारगी से इसे देखती रहती। घर के सारे कामकाज भी जुबिया कर दिया करती, जबकि इसे सिर्फ एक कमरे में महदूद कर दिया। अपने बाबा की नाराजगी को बर्दाश्त कर रही थी। इसके अंदर एक आग जल रही थी और इस आग को बुझाने का कोई रास्ता नहीं था। इसने कितनी बार जुबिया की मिन्नत कर ली थी कि वो सच्चाई से बाबा को बाखबर करे, लेकिन वो बेबसी से सर झुका देती। इस वक्त गुस्से में मुझसे गलती होगी, अब क्या हो सकता है? तुम्हारा और वकार का रिश्ता तय हो चुका है। कभी कभी हम जिंदगी के खेल में इतने बिखर जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे पहलू में बैठा हुआ शख्स हमें किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। ताश के पत्तों की तरह वो हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटकता रहता है, और हम सवाए बिखरने के कुछ नहीं कर सकते। हमारे जरिए जीत दूसरों का मुकद्दर बन जाती है और हमें एक बार फिर समेट कर रख दिया जाता है ताकि दूसरी बार बखेरने के काम आ सकें। घर भर में तैयारियां होने लगी। रोशनी बेगम और जुबिया ने इन तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे तो इस बात का दुख था कि जुबिया जो वकार से मोहब्बत की दावेदार है, इस निकाह पर इतनी खुश और पुरजोश कैसे हो सकती है। और ये मुहिम्मा भी इस रोज खुला जिस रात इसके और वकार की मेहंदी का फंक्शन था। जुबिया ने बेचारगी से इसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथों में भर लिया। मैं वकार को तुम्हारा होते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि वकार तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो मुझसे मोहब्बत करता है तो सारी जिंदगी तुम्हें भी तो सुलगना पड़ेगा। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और इसके चेहरे पर मसनूई बेबसी थी। और अनाया ने इसके हाथों को झटक दिया। ये तुम्हारा ही रचाया हुआ खेल है, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसमें जलो। और जुबे ने रोते हुए इसके सामने हाथ बांध दिए। मैं जल लूंगी, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम जल पाओगे? अपने शौहर को अपनी बहन का महबूब देख पाओगी तुम? वो बड़ी खिलाड़ी थी, इससे बड़े बड़े खेल आते थे और इन खेलों में वो दूसरों को फंसाना बखूबी जानती थी। इसलिए इस वक्त भी वही कर रही थी जिससे वो मासूम सी लड़की वाकिफ तक नहीं थी। तुम भाग जाओ आज की रात। और अनाया ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। तुम पागल हो चुकी हो। बाबा पहले मुझसे नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते और तुम मुझे ये मशवरे दे रही हो। लेकिन वो जुबिया अपने नाम की एक थी। इसने अनाया को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि इसके लिए फरार का कोई रास्ता ही नहीं रखा। अनाया इस वक्त तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मेरे और अपने बारे में सोचो। बेचारगी का जाल फंसाते हुए इसने अनाया को कायल कर लिया था कि वो मेहंदी की रात घर से निकल जाए, और साथ एक एड्रेस भी दे दिया, बताया कि ये इसकी दोस्त का घर है और वहां चली जाए। इसने वादा किया था कि जब 2 दिनों के बाद अनाया घर लौट आएगी तब वो खुद बाबा को सारी हकीकत बताएगी। तब इसका निकाह वकार से हो चुका होगा और हकीकत जान लेने के बाद बाबा कुछ नहीं करेंगे। तब वो वकार की बीवी होगी। जुबिया को अपनी मोहब्बत भी मिल जाएगी और अनाया को इस
नापसंदीदा रिश्ते से छुटकारा भी। इसकी शदीद मिन्नत समाजत का असर था कि एक बार फिर इस लड़की को इसकी बातों में आना पड़ा। तुम कसम खाओ कि तुम और झूठ नहीं बोलोगी, कसम खाओ ज़ुबिया। वो भला इस पर एतबार कैसे कर सकती थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ अपनी मामा की, बाबा की, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई स्वेयर। और इस रात एक बार फिर वो जाल बुनी गई जिस जाल में फंस कर इसे जमीन में उतर जाना था। अल्लाह ने कुछ लोगों के दिल परिंदों से ज्यादा नाजुक बनाए हैं। वो लोग जो शुरू से एक टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं, उम्र के 18-20 सालों में पहुंचकर वो डरपोक, बुज़दिल और शायद इंतहा से ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं। तब अपनी हर छोटी छोटी बात के लिए वो दूसरों पर इन्हिसार शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्हें आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। मेहंदी का फंक्शन मुकम्मल होने के बाद रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब वो घर से निकली। ज़ुबैर ने इसके लिए पिछली जानिब का दरवाजा खोल दिया। वो इसे दाखिली दरवाजे तक छोड़ने आई थी। गली में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। धड़कते हुए दिल के साथ इसने पलट कर ज़ुबिया को देखा। खुदा की अमान, ज़ुबिया ने कहा था, और वो इस तारीक गली में गुम होती चली गई। ज़ुबिया के दोस्त निदा का छोटा भाई फराज इसे इलाके से बाहर राह निकलती हुई सड़क तक छोड़ कर आया, और ये ज़ुबिया के इसे दी हुई एक्स्ट्रा सहूलत थी। तकरीबन 5 बजे के करीब यहाँ से बस गुजरती जो शहर जाया करती। ज़ुबिया की दोस्त जिसका एड्रेस इसने दिया था वो शहर में रहती थी। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर और प्लानिंग के मुताबिक इसे इसी बस में जाना था। इस अंधेरे रास्ते पर बड़े दरख्त के नीचे वो एक जानिब छुप कर बैठी थी। ऐसा यूं लग रहा था जैसे इसका दिल उछल कर हलक में आ गया हो। वो यूं सहमी हुई थी जैसे कोई चिड़िया घोंसले से गिर जाए। ऐसे बस अपने बाबा को हकीकत के बारे में बताना था, इन्हें यकीन दिलाना था, ज़ुबिया को वकार के हवाले करना था और अपनी जिंदगी बचानी थी। ये भी ज़ुबिया ने कि इसे बताया कि वकार का कहना है वो शादी के ठीक 2 दिनों के बाद इसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो कभी ऐसे बीवी के रूप में देख ही नहीं सकता। आगे कुआं और पीछे खाई, इसे न किसी जगह तो जाना ही था। सो एक बार फिर इसने वो कदम उठाया जो महज बेवकूफ़ी थी। इसे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। यहाँ इंतजार करते करते जानवरों की आवाजें, अंधेरे में साए साए करता हुआ रास्ता, वीरानगी, खौफ, ऐसे खौफजदा करने के लिए क्या कुछ मौजूद नहीं था। और तभी एक गाड़ी सड़क पर आ रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और तकरीबन 3 लोग बाहर निकले। अंधेरे में वो वाज़े तौर पर तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो इधर उधर फैलते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ड्राइविंग सीट से उतरने वाले शख्स की आवाज ने मौजूद अंधेरे को चीरा। मोहतरमा, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो बाहर निकल आए, ऐसी में आपकी भलाई है। हमें मालूम है आप यहीं मौजूद हैं। देखिए, हर मसले का हल होता है और हमारा यहाँ पहुंचना आपके लिए इमदाद ही है। वो नहीं जानती थी कि इन लोगों को इसके बारे में कैसे मालूम हो और ये लोग कौन हैं। कुछ ही देर के बाद जलती हुई टॉर्च में इसने देखा कि 2 लड़कों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था, जबकि एक शख्स कपड़ों में मलबूस था। मिस अनाया, आप मेरी बात सुन रही हैं? इस शख्स की आवाज में एक अजीब सा रूप था। ऐसे यूं लग रहा था जैसे आवाज पहले भी इसने सुन रखी है। कुछ हैरानगी का शिकार होकर वो बाहर आई और तभी वो 2 लोग जल्दी से दौड़ते हुए इसके पास आए। वो सहम कर पीछे हटी। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप हमारे पास महफूज हैं। इसे मालूम हुआ था कि ये पुलिस है, एसपी खुद यहाँ इसकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन जो हकीकत इससे इसकी जुबानी मालूम हुई वो इसे हिला देने के लिए काफी थी। इन्हें बताया गया था कि थाने में कॉल मौसूल हुई थी जिसमें इन्हें बताया गया कि अनाया नामी लड़की जो कि खुद बात कर रही थी, इसके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी करना चाहते हैं और वो अपने घर से निकलकर भाग रही है। शायद इसका इरादा कुछ खतरनाक था। इस वक्त जो मालूमात मिली इसके मुताबिक वो इस बड़े पोर दरख्त के आसपास ही कहीं मौजूद थी या फिर शहर जाती हुई बस में, और खाकान इस बात पर शुक्रगुजार था कि इस लड़की को आसानी से बचा लिया गया। ऐसे बाहिफाजत थाने पहुंचाकर वो वहीं से घर निकल गया। वो रात भर वहीं साकित बैठी रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक बार फिर वो इसी खेल का शिकार हो सकती है, जो खेल इसे नाको चने चिपवाने के लिए काफी था। इसे मालूम हो चुका था वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं।
इसके बाप के सामने यही बात दोहरा दी गई होगी कि वो इस घर से भाग गई है, बस अब कम से कम वो अपने बाप का सामना नहीं कर सकती। इस सूरत में अगले दिन वहां पहुंचने के बाद खाकान ने लेडी कांस्टेबल से कहकर इसे अपने कमरे में बुलवाया। कागजात से सर उठाकर इसे सामने खड़ी हुई लड़की को देखा और कुछ लम्हों के लिए चौंक गया। एक मासूम सा अक्स इसके ज़हन की स्क्रीन पर लहराया और वो देर तक इसके चेहरे को और इसकी बादामी आंखों को देखता रहा। चेहरे की रंगत मुरझाई हुई थी। इस वक्त वो जर्द रंग की अनारकली में मलबूस थी, हाथों पर मेहंदी, गोरा रंग, खिलते हुए रुखसार, बड़ी बड़ी आंखें। वो लग रही थी कि मायूं की दुल्हन थी। खाकान इसे पहचान चुका था। इस रात भी तो वही थी जो इसे डाकू भाई और डाकू जी कहकर मुखातिब कर रहे थे। इस मिशन के कंप्लीट होने के कितने दिन बाद वो इसके दिए गए इल्काबात पर मुस्कुराता रहा, जो अब मुरझाई हुई रंगत के साथ इसके सामने सर गिराए हुए थी। मिस अनाया जाबिर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने घर से निकलने और पुलिस को कॉल करने से पहले अपने बाप से बात की थी? इस सिलसिले में वो बात कर रहा था और वो सामने कुर्सी पर सर गिराए हुए थी। इसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। देखिए, अगर आप हमसे ताउन नहीं करेंगी तो अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगी। ऊंचा लंबा कद, कसरती वजूद, छाया हुआ लहजा और बड़ी बड़ी आंखों वाला वो शख्स मुकम्मल तौर पर इस नाजुक सी लड़की की जानिब मुतवज्जो था। मेरे पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं है सर, मैंने खुद अपने लिए दलदल चुनी है और अब इसे दलदल में धंसते हुए मैं इस मौत का सामना करना चाहती हूँ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी मखमली हाथ इसके चेहरे को छुपाए हुए थे और मुकाबिल के दिल को न जाने क्यों कुछ हुआ। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा और इसके करीब आकर रुकते हुए हल्का सा इसके कंधे को छुआ। अनाया, न जाने कि उसके लहजे में इतनी अपनाइयत थी जैसे वो इसे बरसों से जानता हो। रोना बंद करें प्लीज। इसे यूं चुप करवा रहा था जैसे वो कोई नाजुक सी गुड़िया हो जो ज्यादा रोई तो बिखर कर टूट जाएगी, और वो इसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज मुझे बताएं, इस शख्स की अपनाइयत में कैसा असर था? वो एक बार फिर इसके सामने अपना सब कुछ खोल कर बैठ गई। इसने सब कुछ इसे बता दिया जो उसके दिल में नासूर बन चुका था। अपने बारे में हर चीज, और आखिर में रोती हुई आंखों के साथ सर उठाकर इल्तिजा की, मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा के पास ना भेजें, मुझे किसी ट्रस्ट के हवाले कर दें। मैं इनकी आंखों में टूटता हुआ मान नहीं देख सकती। मैं अपने बाबा की नफरत नहीं झेल सकती। और ना जाने क्यों मुकाबिल का दिल चाहा कि वो इसे अपने सीने में भींच ले। वो देर तक इसका चेहरा देखता रहा। आज इस लड़की की आंखों में हसीन ख्वाब होने चाहिए थे, वहां इस लड़की की आंखों में सिर्फ टूटा हुआ मान था। सपने थे अपनों की बेरुखी और तजलील। ना जाने क्यों वो जरा सा इसके करीब झुका, निकाह करेंगे मुझसे। इसे साफ लफ्जों में कह दिया, ना कोई तमहीद, ना लंबी वजाहत, ना मोहब्बत के हो जाने का इंतजार, बस जो कुछ इसके दिल में आया इसने कह दिया। और अनाया बेयकीन होकर इसे देखती रह गई। हमदर्दी कर रहे हैं मुझसे? इसका लहजा टूटा हुआ था लेकिन कमजोर नहीं था। नहीं तो मैं सहारा दे रहा हूं, तुम्हारे पहलू में जमकर खड़ा होना चाहता हूं। मुकद्दर अगर 2 बार तुम्हें मेरे सामने लेकर आया तो इसका इशारा समझकर तुम्हें अपनाना चाहता हूं। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। वो इसे यहाँ थाने में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसे घर ले आया। इसका घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा, शानदार और पुरसकून। घर में मौजूद हर चीज मुकाबिल के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। इस घर में से वो और इसकी दादी रहा करते। जरूरत के मुताबिक घर में मुलाजमीन भी मौजूद थे। वो रास्ते भर इसे बताता चलाया और फिर घर लाने के बाद इसे मुलाजमा के हवाले कर दिया। इसके बारे में क्या सोच बचा रखता था, इसे यहाँ किससे लेकर आया था, इससे सबसे पहले क्लियर कर दिया कि वो चाहता है कि वो यहाँ इसकी शरीके हयात बनकर रहे, इसके साथ एक जायज रिश्ता हो, चाहे वो उम्र में से काफी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो एक मुहाफिज और सरबरा की हैसियत से इसका ख्याल रख सकता था। लेकिन वहां रहते हुए इस लड़की ने खुद को घर की जिम्मेदारियों में 2 दिनों के अंदर अंदर मुलविस कर लिया। मुलाजमा के साथ मिलकर सारे काम करना, दादी अम्मा की तमाम जिम्मेदारियों को उठाना। और इस शाम वो एक बार फिर इसके सामने थी, लाइट पर्पल कलर के सिंपल से सूट में। वो बहुत मासूम लग रही थी। चेहरा हर तरह के मेकअप से बेनियाज था। क्या मैं यहाँ पर दादी माँ की केयर टेकर की हैसियत से रह सकती हूँ अगर आप चाहे तो?
और इसने खाना खाते हुए सर उठाकर इसे देखा। वो ये समझ रहा था कि शायद इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, वो लड़की से अच्छी लगती थी और इसके दादी की भी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर शादी कर ले। इसका कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, कोई बड़े बड़े रिश्ते नहीं थे, इसलिए वो खामोशी से एक ताल्लुक बना लेना चाहता था, लेकिन शायद इसे मंजूर नहीं था। इस दिन भी वो चाय बनाकर इसके कमरे में लेकर आई। जब चाय पकड़ते हुए मुकाबिल ने इत्मीनान से हल्का सा मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। इस वक्त वाइट टी शर्ट में वो जाजिब नजर लग रहा था। चेहरे पर थोड़ी सी थकन और मसरूफियत थी। इससे तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था इस घर में रहते हुए, लेकिन इस घर की तमाम जिम्मेदारियां और खास तौर पर इस घर में इनकी अपनी बेटी रहने के लिए आ चुकी हो, और ये सब कुछ बहुत मुतमईन कर देने वाला था। खदीजा बेगम ने ढके छुपे लफ्जों में इससे पूछ लिया, कौन है ये लड़की? तुम्हारी कोई जानने वाली? और इनके ज़ईफ और नफीस चेहरे को देखकर वो मुबहम सा मुस्कुराया। मेरी दोस्त है, कुछ दिन रुकेगी और फिर अपने घर चली जाएगी। और वो जांचती हुई निगाहों से अपने खूबरू शहजादे को देखती रह गई, जिसके बाप का एक अरसे पहले इंतकाल हो चुका था और इसके बाद इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। वो कभी अपने बेटे से गाफिल तो नहीं रही, ताहम इस काबिल हो चुका था कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकता, इसलिए खदीजा बेगम के साथ रहा करता, जिनके साथ रहते हुए वो बेतहाशा खुश और मुतमईन था। अगर ये दोस्त हमेशा के लिए यहाँ रुक जाए तो इनके मासूम से चेहरे पर एक ख्वाहिश उभरी और इसने आंखें दबाकर इन्हें खामोश कर दिया। बुरी बात, आप तो जिसे देखती हैं ऐसे रोकने की बात करती हैं। इनकी बात को सिर्फ टालने के लिए इसने कहा था, और खदीजा बेगम ने अच्छा खासा बुरा बना लिया। इतनी प्यारी बच्ची है, देखो कैसे मेरा ख्याल रखती है, कितनी खूबसूरत है, फर्मा बरदार, और क्या चाहिए तुम्हें? और इनके दोनों हाथों को पकड़कर बारी बारी इन पर लब रखते वो मुस्कुराकर इनका चेहरा देखता रहा। जिंदगी में पहली बार खदीजा बेगम ने देखा था कि इनके पोते की चेहरे की रंगत किसी के बारे में सुनकर सुर्ख हुई है। अंदाजा लगा सकती थी कि वो अपने दिल में कौन से ऐसा साथ छुपाए बैठे। दादी अम्मा, मेरी प्यारी जान, इस रिश्ते के लिए इस लड़की का भी तो मानना जरूरी है ना? और इसने साफ कह दिया कि आपका पोता इसे एक आंख नहीं भाता। बात को टाल मटोल करते हुए वो इनको खामोश करवा चुका था। आप जानती हैं, आपकी बहन की शादी वकार हसन से हो चुके, यानी कि जो इन्होंने प्लान बनाया वो कामयाब रहा। इसने अच्छी खासी छानबीन भी कर ली और अब इसे खबर भी दे रहा था। शुक्र है, चलो कम से कम इससे अपनी मोहब्बत को तो पा लिया। और इस बात पर वो देर तक इसका चेहरा देखता रहा। मोहब्बत को पा लेने वाले खुशकिस्मत होते हैं। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। वो खुद इसके लिए कपड़े खरीद कर लेकर आया था। मुलाजमा के हाथों इसकी जरूरियात की तमाम चीजें इस तक पहुंचा दी। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहे और एक एक चीज को तरसती रहे। इस घर में वो इनकी मेहमान थी। मुझे लगता है मोहब्बतें जिनके नसीब में होती हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, या फिर मोहब्बतें होती खुश नसीबों के हैं। शायद वो कंधे उचका कर रहेगी। बिलाशुबा वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करती थी। इसके नाजुक चेहरे को देखते हुए वो शख्स को इकरार करना पड़ा, वो कभी भी अपने दिल को इस हसीन लड़की की मोहब्बत से दूर नहीं रख सकता। और अगर अपनी मलका बनाने की ख्वाहिश रखता है तो ये ख्वाहिश जिंदगी में पूरी हो या ना हो, लेकिन इसकी कसक लाजमी तौर पर दिल में रहेगी। ऐसे सारे मामले को सेट कर दिया था। वो अब इसकी मदद करना चाहता था, इसलिए इस शाम इसे घर ले गया। इसकी रजामंदी से इसके घर से रुखसत हो रही थी, और ना जाने क्यों जिंदगी में पहली बार इसे अपना घर वीरान लगने लगा। वैसे दादी अम्मा आपको बहुत याद करेंगी। छत पर खड़े होकर इसने उड़ते हुए बालों को देखकर वो हल्का सा इकरार कर गया, और दादी अम्मा का पोता इसने भी नफासत से मुस्कुरा कर इसे देखा था। शायद वो भी वो नजरों का रुख फेरते हुए बात ही बदल गया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक के पेश नजर जाबिर साहब ने खुद दरवाजा खोला और सामने खड़ी हुई लड़की को खूंखार नजरों से देखते हुए इन्होंने नजरों का रुख फेर कर इस लड़के को देखा जिनसे एक बार पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी थी। आप शायद किसी गलत पते पर आ गए हैं एसपी साहब, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। वही जिसकी से उम्मीद थी इसने आगे बढ़कर इन्हें थाम लिया। बाबा, वो बुरी तरह रो पड़ी।
مجھے اندر آنے دیجیے، میں خود آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی محفوظ تھی، سمجھے یہ اتنے دن پولیس کی حراست میں رہی ہے۔ جابر صاحب کچھ بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ روشنی بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ اسے اس گھر میں آنے ہی نہیں دے سکتی تھی۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ آئے گی تو ان کا اور ان کی بیٹی کا راز کھل جائے گا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا، یہ لڑکی میرے لیے مر چکی ہے، میری بلا سے یہ جہاں جائے۔ جابر صاحب بہت سنگ دل فیصلہ کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے خاقان خان نے پھر انہیں ساری بات سے متعارف کروانا شروع کر دیا۔ آپ اس لڑکی کی ہمدردی میں سب کچھ کہہ رہے ہیں جابر صاحب، اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ان تمام ساری باتوں کے ثبوت بھی ہیں۔ یہ رہی آپ کی بیٹی اور وقار حسن کی پہلی ملاقاتیں، فون کالز اور اس رات کی گئی کال جو مجھے آپ کے گھر سے موصول ہوئی تھی، جس میں مجھے عنایہ جابر کے بارے میں بتایا گیا۔ دیکھیں آپ کی بیٹی کو صاف ایک مہرہ بنا کر استعمال کیا گیا۔ اگر آپ کو آج اس کی جانب سے دستبردار ہو جائیں گے تو شاید بیٹیاں ساری زندگی اپنے باپ پر اعتماد کرنے سے پہلے بھی گھبراتی رہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں بھٹکی نہیں تھی، میں نے خود کو محدود رکھا ہے کیونکہ مجھے ہر صورت اپنے بابا کا فیصلہ ماننا ہے۔ اور جابر صاحب نے اب تک کامتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کہانی کا یہ پہلو بھی ہو سکتا تھا۔ اور ستارہ بیگم تو یوں خاموش تھی جیسے ان کی زبان ہی کاٹ دی گئی ہو۔ وقار کے گھر والے اس بات کو بنیاد بنا کر زوبیہ کا جینا حرام کر چکے تھے کہ انہوں نے اور دلہن کو دکھا کر دوسری دلہن ان کے حوالے کی۔ وقار سب کچھ جانتا تھا لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا برملا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا محسن اسے اپنوں کے حوالے کر کے اب جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مجھے اجازت دے دیجیے جابر صاحب، خدا کے امان۔ اور جابر صاحب نے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ تب اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس لڑکی کی جانب اٹھیں تو نہ جانے کتنی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر لوٹ گیا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے دل میں ایک شخص کا عکس ابھر کر ہمیں بے بسی کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ہمیں سے چاہنے لگتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے وہ ہماری پلکوں پر خواب بن کر اترتا ہے، لیکن جب ہم ہاتھ بڑھا کر اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خواب کی طرح پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ کھڑکی میں کھڑی اڑاتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ نہ جانے کتنی دیر خاقان خان کے بارے میں سوچتی رہی۔ کتنا دل فریب تھا وہ شخص، کتنی حسین تھی اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، جن کے نشے میں ڈوب کر بکھرنے والے یقیناً خوش قسمت ہی ہوں گے۔ کون کہتا تھا کہ اسے خاقان خان سے محبت نہیں ہوئی؟ اسے بے تحاشا محبت ہوئی تھی، اسے اس کے گھر سے، اس کے گھر میں بکھرے ہوئے سکون سے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ محبت بھی ہر لڑکی کا مقدر نہیں ہوتی۔ اس نے اگر اپنی زندگی کا فیصلہ بابا کے ہاتھ میں دیا تھا تو وہ ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی تھی۔ اسے بازوں سے کھینچ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے روشنی بیگم نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ دوبارہ آ گئی ہو میری زندگی میں آگ لگانے کے لیے، میری بیٹی کے پر اس گھر کے دروازے بند کرنے کے لیے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس نے پہلی بار ان کی کلائی کو پکڑتے ہوئے اور خود سے دور دھکیل دیا۔ آپ کی بیٹی ہر دروازے کو خود اپنے اوپر بند کر چکی ہے، میں نہیں۔ آپ نے صرف اسے یہی سکھایا کہ اپنی سوتیلی بہن سے نفرت کرنی ہے، صرف عیاشی سکھائی۔ اس سے اگر اتنی سختی اس پر کی ہوتی امی جان تو شاید وہ کسی کام کی بن جاتی۔ وہ پہلی بار اپنی زبان کا استعمال کر کے انہیں حیران کر رہی تھی تمہاری اتنی جرت کہ تم شاید جانتی نہیں ہو مجھے۔ وہ لپک کر اس کے بالوں کو دبوچنے لگی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا۔ خبردار، بابا کے آنے تک کبھی صبر نہیں کروں گی، سب کچھ چیخ چیخ کر وہ گزرے ہوئے ظلم و ستم بھی بتاؤں گی جو میں نے اپنے اندر چھپا لیے ہیں۔ آج کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی ماں کی زندگی پر مسلط ہوئی، اس کی ماں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اور پھر ایک عرصہ ہم نے اس کی زندگی سے تمام سکون اور آسائشوں کو چھین کر اسے اس گھر کا غلام بنائے رکھا۔ اب بھی اگر وہ ڈر جاتی تو سارا خسارہ اس کے حصے میں آ جاتا۔ اسے ڈرنا نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ بدتمیز ہو گئی، وہ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہو چکی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج
ساری ذمہ داریاں وہ پہلے سے بڑھ کر دیکھتے ہیں، لیکن اب اس سے غلامی کرنا نہیں آتی۔ جابر صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اسے روشنی بیگم کے حوالے کر کے وہ مطمئن ہو گئے، لیکن انہیں اس کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھنا چاہیے تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ لوٹ آئی ہے اپنی عزت، اپنے کردار کو بچا کر، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے خوابوں سے واقف تھے۔ اس لیے اس روز خود چل کر خاقان خان کے پاس گئے۔ اس شخص سے نہ جانے کتنی عزتوں سے نوازا، وہ اس کے سامنے بہترین انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں عنایت کے لیے محبت دیکھی ہے؟ وہ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے عادی تھے۔ خاقان کچھ دیر حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر سر جھکا گیا۔ لیکن آپ کی بیٹی نے میری محبت کو اپنی پابندی میں باندھ دیا، یا شاید اسے آپ کے فیصلے کی نظر کر دیا، وہ صاف گوئی سے کہہ گیا۔ اس لیے تو میں اس کے لیے وہ فیصلہ کرنے آیا ہوں جو اس کے دل کا فیصلہ ہے۔ اس شام کھانے کی میز پر انہوں نے اطلاع دی کہ وہ عنایت کا رشتہ فکس کر چکے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر اس کا نکاح ہے، بس سادہ سی تقریب ہوگی۔ اس کی حالت میں نوالا تو پھنسا تھا، لیکن اس میں بہت جلدی خود کو نارمل کر لیا تھا۔ پوچھو گی نہیں کہ کس سے؟ اس کے بعد اس نے شفقت سے اسے دیکھا۔ آپ نے جس کا بھی انتخاب کر لیا میرے لیے وہ بہترین ہوگا۔ اپنے ہاتھ صاف کرتی وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ اسے اپنے باپ کی محبت کو پا لیا تھا۔ اگر اس وقت وہ خاقان سے نکاح کر لیتی تو شاید وہ کبھی بھی اس چیز کو نہ پا سکتی۔ کوئی بات نہیں، اس نے محبت کھو دی۔ من پسند شخص اگر کھو دیا جائے تو پھر بھی کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے جو کھو جائے تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محبوب کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ محبت زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر دعاؤں میں لپٹا ہوا محبوب ہاتھ آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس رات کو آخری مرتبہ وہ روئی تھی۔ خاقان خان کے لیے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، اور پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ ایسے کبھی بھی باپ کا سر نیچے نہیں کرنا تھا، ایسے ہمیشہ ان کا سر اٹھا ہوا دیکھنا تھا۔ اس بار اس کے باپ نے روشنی بیگم پر نہیں ڈالا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ جا کر وہ خود تیاریوں میں شامل رہے۔ بظاہر تو روشنی بیگم بھی ساتھ چلی جاتی، لیکن انہوں نے جو عزت اور وقار کھو دیا تھا، اب مشکل ہی تھا کہ وہ واپس حاصل کر پاتے۔ تو کبھی کبھی کسی بے بنیاد سے ضد کا نشانہ باندھ کر ہم اس چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جو خدا نے ہمارے حصے میں رکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو دل سے تسلیم کرتی، دونوں کی ایک جیسی تربیت کرتی، دونوں کو ماں بن کر پالتی، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ ان کے پاس دو باکردار اور محبت کرنے والی بیٹیاں ہوتی۔ زوبیہ تو پہلے ہی ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا جس کا ملال کہیں نہ کہیں دل میں موجود تھا۔ اس نے ہر چیز بہت محبت سے بنائی، اپنی تمام خواہشوں کو پورا کر لیا۔ اس شام اس کے ہاتھوں پر لگنے والی مہندی کا رنگ بہت خوبصورت تھا۔ یہ بہت سادہ سی تقریب تھی۔ اس کے باپ نے زیادہ رشتہ داروں کو نہیں بلایا۔ زوبیہ نے نکاح والے دن ہی شرکت کرنی تھی، کیونکہ وہ وقار کے ساتھ دوسرے شہر میں تھی۔ ویسے بھی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ عنایت نامے سے اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی۔ نہ جانے وہ شخص کیا سوچتا ہوگا کہ بہت احسان فراموش تھی، پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ سوچتا رہے میری بلا سے میں نے کون سے وعدے کر رکھے تھے۔ خود ہی خیال بنتی اور خود ان کی تردید کر دیتی۔ ساری کزن نے مل کر اسے مہندی لگائی اور اس کے بعد وہ سر درد کا بہانہ کرتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوسرا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک آخری رات تھی۔ اس کے پاس جسات میں سے خاقان خان کا سوگ منایا اور ہمیشہ کے لیے اس کی محبت کو دفن کر دیا، دل کے ایک کونے میں جیسے دوبارہ نہ جگانے کا عہد کیا تھا۔ دوسرا دن بہت دل فریب تھا۔ بیوٹیشن نے مہارت سے اس کے چہرے کو تراش دیا۔ خوبصورت میک اپ میں وہ بہت دل آویز لگ رہی تھی۔ اپنے لبوں کو باہم جوڑے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔
दिल फरेबी की इंतहा थी। कुछ ही देर के बाद बारात आने का शोर उठा। इसके चेहरे पर घूंघट गिरा दिया गया। ऐसे नजरों को झुकाए रखा जब तक कि इससे मुकाबिल के पहलू मिलाकर नहीं बिठाया गया। जाबिर साहब की रजामंदी से काजी साहब ने निकाह शुरू किया। खाकान खान के नाम पर वो चौंकी थी। इसे सर उठाया खुश दिल ना समझी से देखती रही और फिर जब इकरार का वक्त आया तो न जाने क्यों इसकी आवाज हलक में फंस गई। आंसू के साथ इसने तो इस बात में सर हिलाकर इकरार कर लिया। ये मौजज़ा था किसी ख्वाहिश के चुपके से पूरे हो जाने का जिसके मुतालिक वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस वक्त मुकाबिल ने वो घूंघट इसके चेहरे से हटाया, वो यकटक इस शानदार से मर्द का चेहरा देखती रही जिसने आंख डुबाकर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी और इसकी आंखों से दो आंसू टूट कर गिर गए। जुबिया जाने कितनी देर इसे देखती रही। वकार को पा लेने के बाद इससे मालूम हुआ था कि इसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। इंतहा का कामचोर और निकम्मा शख्स जो दुनिया जहान की औरतों को वक्त देने के लिए बेताब रहता, लेकिन ये अभी शुरुआत थी। इसे न जाने और कितने मसाइब देखने थे। दूर खड़ी जुबिया को तेज निगाहों से घूरती रही लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग जिंदगी में कभी भी नहीं समझ पाते, सो बेहतर है कि इन्हें समझाने की कोशिश ही न की जाए। अपने बाबा को इसने सर उठाकर मुस्कुराती हुई आंखों से देखा। तुमने अपने बाबा पर भरोसा किया तो कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हारी आंखों की ख्वाहिश ना पड़ता। आज वो रो रहे थे लेकिन इनकी आंखों में एक फख्र था। अपने बेटे को अपने हाथों से एक महफूज शख्स के हाथों सौंप रहे थे। मुकाबिल ने जिस कदर तड़प से इसे पाया था, बिल्कुल इसी तरह इसका शानदार इस्तकबाल भी हुआ। खदीजा भी तो बेतहाशा खुश नजर आ रही थी। आखिर इनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। वो जिस वक्त इसके कमरे में आकर बैठी, दिल जोरों से धड़क रहा था और दिल बेताब की धड़कनों को सुनकर एक अजीब इज़्तिराब इसके नसों में फैलता चला गया। जिस वक्त वो शानदार शख्स के कमरे में दाखिल हुआ, वो सर झुकाए बैठे थे। मुकाबिल कदम कदम चलता हुआ इसके करीब आया और इसके सामने बैठते हुए नरमी से इसके चेहरे को छूकर जिसे यकीन किया था कि हाँ, हकीकत में वो दिलरुबा इसके सामने है। बिलाखिर मैंने आपको पा लिया। अब आप एक ऐसे डाकू जी की दस्तरस में हैं, जब दिल चाहे आप पर डाका डाल सकता है। ऐसे हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था और सच में हैरान होकर वो आंखें मटकाती इसे देखती रह गई, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए सर झुका गया। इसे अपने सामने मुस्कुराते हुए देखना, वो भी इस रूम में, इसे लगा था सिर्फ इसकी हसरत बन जाएगी। इसलिए आंखों में आई नमी को उंगली के पोरों से साफ करती वो दिल फरेब सी हंस पड़ी। एक दूसरे को पा लेने के बाद वो खुदा का शुक्र गुजार थे। खाकान ने खींचकर इसे अपने सीने में जज्ब कर लिया। वो काबिल मोहब्बत लड़की इसके लिए इतनी जरूरी थी जितना कि इसकी सांसें। और पहली बार खाकान के इतना करीब आकर वो पूरे हक से इसके सीने पर हाथ रख गई। आज से तुमसे मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसके लबों को बेतहाशा अपने लबों से छोटे इसके नसों में उतारता जा रहा था, जबकि अटकती हुई सांसों और बेबस होते वजूद के साथ वो अपना आप तो मुद्दतों पहले इसके हवाले कर चुकी थी। बस ये तो एक रस्म थी, एक तकाजा था मोहब्बत निभाने का। इसे मालूम था कि आने वाले हर दिन इसके लिए बेहतरीन होगा। खुदा ने इसके हक में वो आसाइशें लिखी हैं जो अगर किसी को मैसर आ जाए तो अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता फिरे। वो रात वादों की रात थी, कस्मों की रात थी। हल्की सरगोशियां करते हुए वो हर पर्दे से आजाद करता खुद में समेट चुका था, जबकि मुद्दतों से इसकी बेताबियों के लिए तरसती हुई लड़की ने इसके गले में बाजू डालकर अपना आप इसके सपुर्द कर दिया। एक अरसे के बाद जब मौत जाती तौर पर महबूब ऐसे दस्तयाब हो जाए तो हक बनता है कि फिर कोई पर्दा ना हो, फिर कोई इकरार ना या इनकार ना रहे, बस एक खामोशी, एक हमारी और एक तशनगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।